और महारेजिमेंट के इन अफसरों में कितनी ज़्यादा दमखम है कि थल सेनाध्यक्ष इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। एक तरफ देश का गद्दार बहुत बड़ा अधिकारी है और उसको बचाने वाले तो और बहुत बड़े बड़े ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी हैं। यहाँ तक कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी इनके लिए दीवार बन के खड़ा हुआ है और आप अपने एक छोटे सैनिक के साथ न्याय की इस लड़ाई में खड़े हो गए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैं गद्दार कर्नल से लड़ने में पीछे नहीं हटा था और ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह 25 ड्यू हेडक्वार्टर में जो मेरे को दबाने की धमकाने की कोशिश की थी, उसके बाद भी जब मैं बैक स्टेप नहीं हुआ था तो इन्होंने महारेजिमेंट के 4-5 अधिकारियों का पूरा एक षड्यंत्र बन गया था और इन्होंने मुझे जबरदस्ती मिलिट्री हॉस्पिटल में 12 अगस्त 2015 को डाल दिया था और 2 मई 2016 तक लगातार मिलिट्री हॉस्पिटलों में रखवाया था। और सीओ ने खुद हॉस्पिटलों में जाकर सेटिंग करके वहाँ के डॉक्टर से मुझे वो उस ड्रग्स के इंजेक्शन लगवाए थे जो ड्रग्स प्रतिबंधित थी और मेरा कोई मिलिट्री हॉस्पिटल का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज तक नहीं किया। सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे साथ जो जवान थे वो मेरे साथ दिलो जान से मेरे साथ थे। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे घर पे स्पीड पोस्ट के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट मेरे भेजे ताकि मुझे ये आगे अपनी लड़ाई में काम आए, इन गद्दारों की पोल खोलने के लिए। और उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पर आज मैं ये सारी बात कर पा रहा हूँ और वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं कि इन्होंने मेरे को 9 महीने तक मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा था, क्या क्या ड्रग्स के इंजेक्शन लगवाए थे और कैसे कैसे मैंने ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ करने के बाद भी ये किया था। तो यहाँ पर मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने मेरे साथ ये खेल खेला था। लेकिन जब मैं 2 मई 2016 को मेरे को मिलिट्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के और दोबारा इस गद्दार के पास J&K में किसी साजिश के लिए ले जाने का प्लान रचा था कर्नल भीष्म ने, तो मेरी यूनिट के कई जेसीओज ने मेरे उन जवानों के पास फ़ोन किए थे कि मुझे वहाँ पर J&K में न लाएं, ये कोई साजिश का प्लान कर चुका है। तो इस वजह से उन जवानों ने जो मेरे साथ गार्ड में थे उन्होंने अपनी सर्विस को दांव पे लगाते हुए मुझे छोड़ दिया था और जब से मैं मिलिट्री के प्रोसीजर के हिसाब से अब्सेंट विदाउट लीव हूँ 2 मई 2016 से। लेकिन यहाँ पर गद्दार को एक फंसने के चांस हो गए कि भाई ये तो मेरी कस्टडी से निकल गया है, जो मैंने इसको कैद बंद करके रखा था, तो मुझे एक लीगली तरीके से मुझे AWL घोषित करना था, यानी डिजर्टर घोषित करना था कि भाई एक सैनिक अब्सेंट हो गया तो मुझे दोबारा सेना में जाने का होता। अगर मैं दोबारा जाता तो फिर इसकी वो कार्रवाई शुरू हो जाती। इसने एक चाल चली थी कि मुझे वहीं पर महारेजिमेंट सेंटर में के कमांडेंट से सेटिंग करके, क्योंकि 3-4 ब्रिगेडियर तो इसमें शामिल थे महारेजिमेंट के और ऊपर से हाथ तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब का था ही, तो इन्होंने एक फ्रॉड प्लान रची थी। मैं AWL हो गया, मेरे जितने भी सैनिक भाई समझ सकते हैं कि AWL होने के बाद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी थी, मेरा उसमें कोर्ट मार्शल आदि जो भी हो सकता था वो होना था। लेकिन इन्होंने महारेजिमेंट के महान इन अधिकारियों ने क्या रचा, इन्होंने मुझे 30 अप्रैल 2016 को, मैं तो 3 मई को AWL हुआ, बैक डेट से 30 अप्रैल 2016 को मुझे पोस्टिंग इन दिखा दिया महारेजिमेंट सेंटर में कि मैं 30 अप्रैल 2016 को महारेजिमेंट सेंटर में पेंशन के लिए चला गया हूं और 30 अप्रैल को पोस्टिंग इन दिखाकर और 31 मई 2016 को सेना से रिटायर घोषित कर दिया एज पर डॉक्यूमेंट। ये साइड में आप ये मेरी जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट देख रहे हैं। जो भी मेरे पेंशनर फौजी भाई हैं वो सभी जानते हैं कि जब एक सैनिक रिटायर होता है तो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होती है। तो ये देखो इन्होंने मेरी ये कैसे बना रखी है, जबकि मैं वहां से आउट हुआ। तो इसका फिर क्या होता है, मैं इनके पास लगातार माननीय थल सेनाध्यक्ष के पास और डिफेंस मिनिस्ट्री में हर जगह लिख रहा हूं कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो रखा है और मैं वहां पर नहीं था। मैं इस गद्दार का विरोध करते हुए इन्हें मुझे ऐसे 1 साल तक बंदी बनाया था और फिर सब कुछ किया था। तो माननीय थल सेनाध्यक्ष ने मेरी 21 सितंबर 2023 की एक एप्लीकेशन थी, उसको संज्ञान में लेते हुए
महार रेजिमेंट रिकॉर्ड से सवाल पूछे कि भाई आपने इस जवान को, इसके जो आरोप हैं, आपने ये ऐसे इसको कैसे रिटायर किया हुआ है, और ये तो बोल रहा है कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे AWL हूँ और मैं इस गद्दार से लड़ रहा था, मेरी कहानी जो उसने कोट की। तो महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला ने एक कितना और चाल चली, यानी जो फ्रॉड मेरे साथ हो रखा था उस फ्रॉड को ढकने के लिए, माननीय थल सेना अध्यक्ष को धोखा देने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए 2 और फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए। आप सभी जो सैनिक भाई वो समझते हैं, एक सैनिक को जब रिटायर किया जाता है, एक तो वो उसको प्रेजेंट होना चाहिए वो सेना में। जब जवान प्रेजेंट ही नहीं है, वो पहले एब्सेंट हो गया, भाग गया, तो उसको रिटायर कैसे करेंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सेना में कोई भी जवान भर्ती होता है तो उसको मेडिकल करना होता है। जैसे भर्ती होते समय फिटनेस उसकी देखी जाती है, ऐसे ही रिटायर करते समय भी उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाता है। अगर फिट है तो फिट लिखेंगे, अगर वो बीमार है, कौन सी बीमारी है, कौन सी कैटेगरी है, वो मेंशन की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसके पेंशन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। तो ये दोनों, मेरा तो जब मैं था ही नहीं तो कैसे होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट किए ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला, जिसका आपको मैंने कल भी रिकॉर्डिंग सुना था। इन्होंने क्या किया कि मैं महार रेजिमेंट सेंटर में 10 जनवरी 2018 को गया हूं, यानी खुद ही अपने डॉक्यूमेंट में घोषित कर रहे हैं भाई 31 मई 2016 को रिटायर हो गया, और मैं 2 मई 2016 को वहां से एब्सेंट हो गया, और ये बोलते हैं मैं 10 जनवरी 2018 को महार रेजिमेंट सेंटर में गया हूं। और इन्होंने मेरा मेडिकल बनाया, एक मेडिकल बोर्ड जिसमें कई डॉक्टर के साइन होते हैं, और जवान इंसान प्रेजेंट होता है जब तो उसका मेडिकल बोर्ड होता है। मैं अपने घर में हूं, अब्सेंट विदाउट लीव हूं एज पर सेना के नियम, और ये मेरा बना रहे हैं कि भाई 10 जनवरी 2018 को ये महार रेजिमेंट सेंटर में आया, हमने इसका मेडिकल बोर्ड भी बनाया। मेरे साइन बोर्ड पे खुद कर दिए, मेरे सारे ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, डेंटल चेक, आई चेक, सब कुछ जो भी होते हैं टेस्ट सारे लिख के, अब भाई इसका इतना वेट था, ये ब्लड टेस्ट था, इसका ये यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट है, सब कुछ, और साइन तक खुद, विटनेस भी खुद ही। महार रेजिमेंट रिकॉर्ड ऑफिस, ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला की कलाकारी आप देखिए। बना दिया, एक फ्रॉड बनाया, दूसरा बनाया इन्होंने भाई, ये तो जब AWL था तो कैसे, तो इन्होंने क्या चाल चली। मैं 3 मई को, पहले तो इन्होंने 30 अप्रैल को पोस्टिंग इन दिखाकर 31 मई को आउट किया था। फिर इन्होंने महार रेजिमेंट फर्स्ट महार से एक पार्ट वार्डर कटवाया, फ्रॉड जो कर्नल भीष्ट ने जो गद्दारी कर रखी थी, फर्स्ट महार ने करा था ना वो, तो वहां से एक पार्ट वार्डर कटवाया कि मैं 30 अप्रैल को पोस्टिंग इन नहीं हुआ। अपनी बात को ही काटते हुए बोले कि नहीं, आप तो 3 मई को फर्स्ट महार से पोस्टिंग आउट हुए महार रेजिमेंट सेंटर के लिए। और फिर उन्होंने एक फ्रॉड आदमी जो फ्रॉड करता था, कहीं ना कहीं उसकी सारी चीजें नहीं होती, कुछ दूसरी छोड़ दिया, तो पोस्टिंग इन किया ही नहीं। यानी 3 मई को फर्स्ट मार्च से पोस्टिंग आउट दिखाया कि महार रेजिमेंट सेंटर में पेंशन के लिए सुरेंद्र आया, लेकिन जब कहीं से आता है तो कहीं पर इन तो होता है। तो महार रेजिमेंट सेंटर में जो पोस्टिंग इन का पार्ट वार्डर करना था वो करना भूल गए, और वो महार रेजिमेंट सेंटर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को और मुझे वो कागज बना के भेज दिया, अब भाई आपको हमने जो रिटायर कर रखा है, आप 3 मई को फर्स्ट मार्च से आउट हो गए थे और सेंटर में आने का किया ही नहीं, और एक फ्रॉड मेडिकल बोर्ड बना दिया। तो आप समझते हैं कि कितना अंधेर गर्दी महार रेजिमेंट में है, और कितने इन 3-4-5 बड़े अफसरों की मिली भक्ति से ये मेरे साथ फ्रॉड को ढकने के लिए ये सब कर रहे थे। तो फिर मैंने माननीय थल सेना अध्यक्ष को लिखा कि महोदय, मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी थी और इन्होंने, इन गद्दारों ने अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए ये सब कुछ उल्टा रच दिया। मैंने तो वहाँ पर था जब मैं रिटायर हुआ ना, मैंने कोई डॉक्यूमेंट साइन करके, सारे मेरे डॉक्यूमेंट खुद साइन कर रहे हैं, डॉक्टरों के साइन खुद कर रहे हैं, सारा सिस्टम को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। तो माननीय थल सेना अध्यक्ष ने फिर इनसे जो मैंने सवाल पूछे थे कि मैं जब नहीं था, मैं कैसे मेरा मेडिकल तक हो गया और क्या, तो थल सेना अध्यक्ष साहब ने वो इनके पास 12 मार्च 2024 को मेरा ईमेल फॉरवर्ड किया कि वो मुझे रिप्लाई दे महार रेजिमेंट सेंटर कि भाई आपने मेडिकल कैसे किया था इसका। तो उसका रिप्लाई का क्या रिप्लाई दें, ये अपनी इस गद्दारी का, अपने उस फ्रॉड का क्या रिप्लाई दें।
तो आज तक उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। मैं इतने बार कॉल कर चुका हूं, कैसे आपने ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला की रिकॉर्डिंग में आपको लगा चुका हूं, कैसे बौखला रहे हैं, और उसका रिप्लाई, एक चोर अपनी चोरी का रिप्लाई क्या देगा। फिर इसी प्रकार मैंने डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल हमारा दिल्ली में, जो एक बहुत बड़ा अथॉरिटी है वो भी, तो उनको भी उन्होंने मेरे पास एक फ़ोन आया था कि आप यहाँ पर भेजिए, हम कार्रवाई करवाते हैं। तो मैंने उनके पास भेजा कि मैं AWL हो गया था 3 मई को, मुझे सेना से इन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशन करवा रखी है गद्दार को बचाने के लिए, और मेरा फ्रॉड मेडिकल बना रखा, और उनके जो भी 100-200 फ्रॉड थे वो सारे मैंने गिनवाए थे उस एप्लीकेशन में। तो डायरेक्टरेट ने भी फिर रिकॉर्ड को ही भेज दिया कि आप रिप्लाई दीजिए। तो एक फ्रॉड आदमी अपने रिप्लाई क्या देगा। सबसे पहले तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है माननीय थल सेना अध्यक्ष के इस बात पर, और डायरेक्टरेट के उस गद्दार से ही सवाल पूछ रहे हैं जो फ्रॉड रच रहे हैं, जो गद्दार को बचाने वाले लोग हैं। तो इन्होंने फिर उन दोनों का, जो मेरे को AWL होते हुए पेंशन ग्रांट कर रखी है और जो मेडिकल तक कर रखे हैं, मेरे साइन खुद कर रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट वही साइन। इतने कलाकार हैं महार रेजिमेंट के ये 4-5 अफसरों की जो षड्यंत्र जो इन्होंने रचा और गद्दार को बचाने के लिए। मैं आपको इसमें यही बताना चाहता हूं कि थल सेना अध्यक्ष का ऑर्डर भी इनके लिए कुछ नहीं है, जून ही रेंग रही है। उनके इतने बार जो मेल हैं, जो उन्होंने मेल महार रेजिमेंट सेंटर को भेजे, वो मेरे पास भी CC कर देते हैं, जैसे कॉपी टू लेटर में होता है और ईमेल में CC होता है। तो वो मेरे पास भी हैं, रखे हुए हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया इनको, बट जो नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ 3-4 ब्रिगेडियर शामिल हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो AFT में भी जज भी रह चुके हैं और इतने बड़े सीनियर हैं, जो आज के अंदर आर्मी में जो लीडरशिप है वो लगभग सारे उसके जूनियर ही हैं, आप सभी समझ सकते हैं। तो इस कारण माननीय थल सेना अध्यक्ष का ऑर्डर भी इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो आप समझ सकते हैं तो कार्रवाई कितने बड़े लेवल की है, और गद्दारी का जो संगठन है इनका, और महार रेजिमेंट के इन अफसरों में कितनी ज़्यादा दमखम है कि थल सेना अध्यक्ष इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो इस कारण ये मेरा केस अभी तक दबाया है, और आपको मैं इसमें ये समझाया कि किस प्रकार AWL होते हुए भी मुझे पेंशन ग्रांट करवा रखी है, और इंसान को प्रेजेंट न होते हुए मुझे मेरा मेडिकल तक बना दिए, साइन तक खुद कर दिए। ऐसी अंधेरगर्दी आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो ये है ये महार रेजिमेंट के 4-5 अधिकारियों की कलाकृति, और इन पर आज तक कोई असर नहीं हुआ। मेरे को पूरा उम्मीद है आप सभी जिस प्रकार मेरे सहयोग में आए हैं, और मेरी बातों को आप जब चारों तरफ फैलाएंगे, सवाल पूछेंगे कि ये अंधेरगर्दी अगर सेना में एक जवानों के साथ हो सकती है, तो ये क्या हमारी सेना है, और क्या ये एक सच्चे दिल से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और वो जो नहीं करने का आपको पहले ही बता चुका हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर धंधा कर रहा था जनरल अमित बिष्ट, उस वजह से मैं उसे फाइट की थी, और उसने मुझे कैसे कैसे 2 साल तक रौंद कर और सेना से बाहर कर दिया, और भारत सरकार को, सब सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए। तो आपसे उम्मीद है आप इसको जरूर शेयर करेंगे और सवाल पूछेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा हमारी सेना में। जय हिंद, नमस्कार।